हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या। वेलकम टू दोसर क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल के बारे में। तो मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, क्लास 7 का चैप्टर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। ओके, तो मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं? तो ये एक तरीका एलिमेंट होता है। अब एलिमेंट क्या होते हैं? तो एलिमेंट, सबसे पहले हम लोग एलिमेंट ही देख लेते हैं। ओके, तो एलिमेंट क्या है? एक तरीका प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, प्योर सब्सटेंस है जो कि प्रेजेंट होता है हमारे अर्थ क्रस्ट पे और एनवायरनमेंट पे। ओके, इन एलिमेंट्स को हम, अब एलिमेंट्स होता क्या है बेसिकली हम लोग देख लेते हैं। हम लोग मैटर चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो मैटर जो है हर एक वो चीज़ जो एक मास एक्यूपाई करती है और मास लेती है और एक उसमें वो स्पेस एक्यूपाई करती है। ठीक है, हर एक वो चीज़ जिसमें कुछ ना कुछ मास होगा और वो स्पेस एक्यूपाई करेगी, मतलब उसको जहाँ रख दिया जाएगा उसमें कोई ना कोई स्पेस वो ले लेगी, तो उसको हम कहते हैं मैटर। ठीक है, और हर एक मैटर बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। ये मॉलिक्यूल टू टाइप के होते हैं। एक होता है एलिमेंट मॉलिक्यूल और दूसरा होता है कंपाउंड मॉलिक्यूल। ठीक है, ये जो एलिमेंट मॉलिक्यूल होते हैं ये सिमिलर टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन, ये सब क्या है, इनमें आप एटम को अलग अलग करो तो सिमिलर टाइप के एटम है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन आपको 3 मिल जाएगी, लेकिन सिमिलर टाइप के सब एटम प्रेजेंट हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सिमिलर टाइप के एटम प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं एलिमेंट। ओके, ये प्योर होते हैं। प्योर क्यों कहते हैं? सब एटम, जितने भी एटम हैं वो सब सिमिलर टाइप के होते हैं। अब कंपाउंड क्या होते हैं? तो कंपाउंड की बात करें तो CO2, H2O, NH3, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जो बने किससे होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट एटम से बने होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो आप, जो CO2 है उसमें एक C एटम है यानी कार्बन है और एक ऑक्सीजन एटम है। H2 है, इसमें भी हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है। तो दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्लियर हो गया एटम, एलिमेंट क्या होते हैं। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट्स होते हैं, टोटल एलिमेंट है 118 एलिमेंट हैं जो कि हमारे केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में अरेंज किए गए हैं। ओके, ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो सब इन्हीं एलिमेंट से और एटम से ही मिलके बने होते हैं। ओके, इनमें से देखो 118 में से 92 एलिमेंट ऐसे हैं जो नेचुरली हमें मिले हैं, जबकि कुछ आर्टिफिशियल एटम है जिनकी नंबर्स 26 हैं। ये मैनमेड बनाए गए हैं। ओके, ये जो टेबल है इसमें सारे एलिमेंट अरेंज किए गए हैं। अब ये जो एलिमेंट है ये 4 टाइप के हैं। ठीक है, ये एलिमेंट मेटल, नॉन मेटल हो सकते हैं, मेटलॉइड हो सकते हैं, नॉर्मल गैसेस हो सकती हैं। तो इतने टाइप के जो मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड और नॉबल एटम एलिमेंट्स हैं, उन सबको इस तरह की पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया है जिससे आपके स्टडी के लिए आसान हो जाए। ओके, अब आप देख सकते हो इस टेबल को कितनी आसानी से इसमें बताया गया है कि कौन सा मेटल, कौन सा एलिमेंट कहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ देखो आप लोग, नॉन मेटल, जितने भी यहाँ पर नॉन मेटल हैं वो सब किस कलर से है? ग्रे कलर से हैं। तो जितना भी आप लोग ग्रे कलर का पार्ट देख रहे हो, ये हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो ये सब क्या है? नॉन मेटल है। ओके, एल्कलाई येलो और रेड कलर के जो एल्कलाई है, जितना भी आप येलो और रेड कलर का पार्ट देख रहे हो इस पोर्शन को, ये सब क्या है? एल्कलाई है। ओके, एल्कलाई। और पर्पल कलर का जो आप पार्ट देख रहे हो, ये वाला पोर्शन, ये सब आपके क्या है? हैवी मेटल्स हैं। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल यानी कि हैवी मेटल। जो आप डार्क ग्रीन कलर का पार्ट देख रहे हो, ये आपके जो है थोड़े हल्के मेटल हैं। ओके, और लाइट ग्रीन कलर का जितना भी पार्ट आप देख रहे हो, ये सब क्या है? मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं अभी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा ये आप स्काई ब्लू कलर का जितना भी देख रहे हो वो सब हाइड्रोजन है। देन डार्क ब्लू कलर का देख रहे हो, ये सब नोबल गैसेस हैं यानी इनर्ट गैसेस हैं। और इसके बाद फिर लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड प्रेजेंट हैं, ये अलग हैं आपके एलिमेंट्स। ओके, तो इतने एलिमेंट्स आपके अरेंज किए गए हैं इस पीरियोडिक टेबल पे। आप लोग हायर क्लासेस में इसको अच्छे से स्टडी करोगे और कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है ये सब आप लोग को बिल्कुल एक एक एग्जैक्ट लोकेशन इसकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ओके, अभी हम लोग इतनी ही बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ मेटल। अब मेटल क्या है? हम तो ये जान गए कि ये एक तरह का एलिमेंट है। अब मेटल क्या है?
मेटल जो है एलिमेंट तो है, ये मिल सकता है आपको फ्री स्टेट में भी और कंबाइंड स्टेट में भी। मेटल क्या है? वही जो आयरन आप यूटेंसिल्स देखते हो, अपने किचन में देखते हो, और ज्वेलरीज वगैरह देखते हो, और भी सारी चीज़ें जो बनी होती है वो सब मेटलिक होती हैं, ठीक है। तो फ्री स्टेट में भी मिल सकता है आपको, कंबाइंड स्टेट में मिलेगा। जितना भी गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, ये सब फ्री स्टेट में मिलता है। क्यों फ्री स्टेट क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके साथ कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं होती है। गोल्ड आप जैसे ही माइन से निकालोगे वैसे आपको बिल्कुल एज इट इज़ मिल जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे जिससे आपको एक्सट्रैक्ट करने की बहुत ज़्यादा कंडीशन नहीं इसमें होगी, ठीक है। तो कंबाइंड स्टेट में क्या है? सोडियम, पोटेशियम, आयरन, ये सब क्या है? बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो जहाँ भी रहेंगे, अर्थ क्रस्ट पे भी रहेंगे, तो आसपास की जो भी चीज़ें उसको मिलेंगी उससे रिएक्ट करेंगे। बिकॉज रिएक्शन के दौरान क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन कर जाते हैं किसी अदर एलिमेंट के साथ, तो क्या कुछ ना कुछ ये फॉर्म कर लेते हैं। क्या फॉर्म कर लेते हैं? तो और फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। जब भी आप इस तरह के मेटल्स को, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, इस तरह के मेटल्स को ज़मीन से निकालोगे, अर्थ क्रस्ट से निकालोगे, माइन से निकालोगे, तो ये आपको एलॉय के फॉर्म में, सॉरी एलॉय नहीं, ओर के ही फॉर्म में आपको मिलेंगे, ठीक है। अब इनको जिस फॉर्म में ये निकाले जाते हैं इनको हम मिनरल्स कह सकते हैं, ठीक है। मिनरल्स क्या होते हैं? तो आर कंपाउंड ऑफ वेरियस मेटल, ठीक है। बहुत सारे मिले जुले मेटल के कंपाउंड होते हैं, उनको हम मिनरल कहते हैं, ओके। अब और आप देख सकते हो डिफरेंट आपको मेटल के डिफरेंट ओर मिलेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने आपको जिंक एक्सट्रैक्ट, जिस फॉर्म में आपको जिंक यहाँ दिखाई देता है, मिलता है, एक्चुअली माइन से उस फॉर्म में वो नहीं निकलता, वो निकलता है जिंक ब्लेंड फॉर्म में। इस तरह का आपको जिंक ब्लेंड फॉर्म मिलेगा, ये और होता है। इससे फिर इम्प्योरिटीज़ को हटा के, अलग सब्सटेंस को हटा के जिंक को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जो ओरिजिनल होता है। नेक्स्ट है एलिमेंट का भी जो और होता है उसको हम बॉक्साइट कह सकते हैं। इसके और भी और होते हैं, बट आपको जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ। बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट भी यहाँ आप देख सकते हो, इससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है एल्यूमिनियम, ओके। आयरन का जो ओर है वो हेमेटाइट है। ये सब इम्पॉर्टेंट हैं, आपको टेस्ट में पूछे जा सकते हैं कि ये जो ओर है इससे कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको आंसर देना होगा, या फिर पूछ सकते हैं कि इस मेटल के ओर का नाम बताइए। क्लियर हो गया? तो ये ओर होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल। तो मेटल को क्लासिफाई कैसे किया गया है इस पे बात करेंगे, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, हम सबको पता है, जिसमें से 91 केवल 91 ऐसे हैं जो मेटल्स हैं, ओके। इन मेटल को जितने भी मेटल होते हैं वो सारे रिएक्ट कर जाते हैं एयर से और फॉर्म कर लेते हैं बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। मोस्ट ऑफ इसमें से रिएक्टिव होते हैं। इसके अलावा जो मेटल रिएक्ट करते हैं, जब भी आप मेटल को रिएक्ट कराओगे, किस में? एसिड से रिएक्ट कराओगे, तो हमेशा इवॉल्व होती है हाइड्रोजन गैस। ये दो बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि जब भी कोई मेटल एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो बेसिक ऑक्साइड बनाता है, और जब भी वो मेटल एसिड के फॉर्म में, डाइल्यूट एसिड के फॉर्म में आता है, तो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। ये चीज़ें आपको, ये दो लाइन आपको बिल्कुल पक्के से लर्न ही करनी है। टाइप ऑफ मेटल कितने टाइप के होते हैं? तो बेस मेटल होते हैं, फेरस मेटल होते हैं, नोबल मेटल्स होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं। तो जो बेसिक मेटल होते हैं, मतलब वो जो मोर रिएक्टिव होते हैं, इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, जैसे एयर के कांटेक्ट में आएंगे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो उन मेटल्स को हम कहते हैं बेस मेटल, क्योंकि वो बेसिक फॉर्म में मिलते हैं, जैसे आयरन है, लेड है, कॉपर है, ठीक है। अब इसके ऑक्सीडेशन की भी बात अभी हम लोग करेंगे, अभी हम लोग इतना देखते हैं। फेरस मेटल क्या होते हैं? तो प्योर आयरन क्या कहलाता है? फेरस मेटल कहलाता है। नोबल मेटल कौन से होते हैं? ऐसे मेटल जो कोरोडेड ही नहीं होते, मतलब उसमें कोरोजन किसी भी तरह से वो डैमेज नहीं होते हैं एयर के कांटेक्ट में, उनको हम कहते हैं नोबल मेटल या फिर आइडियल मेटल, ओके। ये मेटल प्रीसियस होते हैं। अगर इस नाम से भी पूछा जा सकता है कि प्रीसियस मेटल कौन है, तो आप लोग आंसर दोगे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है। ये सब प्रीसियस मेटल होते हैं क्योंकि ये खराब नहीं होते, इरोडेड नहीं होते हैं, ठीक है, और किसी भी तरह का कोरोजन इसमें नहीं लगता है। हैवी मेटल कौन से होते हैं? तो बेस ऑफ डेंसिटी और एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग हैवी मेटल अलग किए जाते हैं, जैसे मरकरी है, लेड है, ये सब हैवी मेटल में आते हैं, ठीक है। तो आप इन 4 पार्ट्स में इनको डिवाइड कर सकते हो, क्लासीफाई कर सकते हो सारे मेटल्स को। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन मेटल। हम लोग मेटल पढ़ चुके, अब नॉन मेटल क्या होते हैं, ठीक है। अब इनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी भी और केमिकल प्रॉपर्टी भी।
तो नॉन मेटल क्या है, केवल 17 नॉन मेटल प्रेजेंट होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल पे। उनमें से जो नॉन मेटल होते हैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, ये बात आपको पिछली जो मेटल में हमने बताया था कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कोई भी मेटल बेसिक ऑक्साइड बनाता है, यहाँ पर नॉन मेटल जो होते हैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। ये बात आपको नोट करके रखनी है, क्लियर। और नॉन मेटल कभी भी जब उसमें एसिड से रिएक्शन कराया जाता है नॉन मेटल को, तो वो कभी भी हाइड्रोजन नहीं इवॉल्व करते हैं। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जो मेटल होते हैं हाइड्रोजन इवॉल्व करते हैं एसिड के साथ रिएक्ट करके, बट नॉन मेटल आपको एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन इवॉल्व नहीं करते हैं, क्लियर हो गया। दे आर सबसेट फर्दर इट हाइड्रोजन एंड नोबल गैसेस। अगर आप इसको फिर से सब डिवाइड करोगे तो आपको हाइड्रोजन भी मिलेंगे इसमें और नोबल गैसेस भी मिलेंगी। तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन अब देखो गैसेस फॉर्म में भी मिल सकता है स्टेट, और जो स्टेट्स ऑफ नॉन मेटल है वो आपको तीनों फॉर्म में मिल सकते हैं, गैसेस, लिक्विड और सोडियम। लिक्विड आपको जल्दी से नहीं मिलेगा, लेकिन एक एक्सेप्शन है, जो ब्रोमीन होता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये आपको सारे नॉन मेटल मिलेंगे। हाइड्रोजन क्या है और नोबल गैसेस क्या है अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गई नॉन मेटल की बेसिक बातें। अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन क्या है, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, हेल मतलब साल्ट, ठीक है, और जेन मतलब प्रोड्यूसर, मतलब जो एलिमेंट साल्ट प्रोड्यूस करते हैं, साल्ट को जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसको कहते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। आयोडीन तो आप लोग अच्छे से जानते हो ना, तो ये सब क्या है, हाइड्रोजन है, ओके। तो ये लोग जो होते हैं, जितने भी हाइड्रोजन्स होते हैं, जब भी मेटल से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं। जब भी किसी मेटल से रिएक्ट करेंगे तो ये लोग साल्ट ही फॉर्म करेंगे। अब इनके यूजेस देख लेते हैं। जो हाइड्रोजन बेसिकली फ्लोरीन होता है वो मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोजन होता है और ऐड होता है वाटर की सप्लाई में, ठीक है। उसको वाटर की सप्लाई में ऐड किया जाता है क्योंकि उसके जितने भी बैक्टीरियाज हैं, जर्म्स हैं, उन सबको किल किया जा सकते हैं। क्लोरीन क्या होता है, मोस्ट अबेंडेड हाइड्रोजन होता है। ये क्वेश्चन आप लोग को ध्यान रखना है। मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोजन कौन है, तो फ्लोरीन है। मोस्ट अबेंडेड हाइड्रोजन कौन है, तो हाइड्रोजन कौन है, तो क्लोरीन है, ठीक है। और इसका यूज़ क्या होता है, क्लोरीन का यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग। जब भी आप लोग कभी स्विमिंग पूल गए होगे, देखे होगे, तो वहाँ का जो वाटर रहता है थोड़ा ब्लीच मिला हुआ रहता है, ब्लीच की हल्की सी महक आती है, तो ब्लीचिंग एजेंट के फॉर्म में भी इसको यूज़ किया जाता है। और स्विमिंग पूल के जो वाटर होता है उसमें यूज़ करने से जो जो जम्स होते हैं, जो भी एक्स्ट्रा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सब किल हो जाते हैं। आयोडीन सो आप लोग देखिए हो, डेली टीवी पे दिखाते रहते हैं आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक। तो क्या है, साल्ट में मिला होता है और प्रिवेंट करता है किसको, ग्वाइटर डिजीज़ होती है उसको प्रिवेंट करता है, ओके। तो ये होते हैं हमारे हाइड्रोजन, जो कि एक नॉन मेटेलिक होते हैं एलिमेंट, ओके। अब हम बात करते हैं नोबल गैसेस की। व्हाट इज़ नोबल गैसेस, तो नोबल गैसेस क्या है, हम एयर एंड एटमॉस्फेयर चैप्टर पढ़ रहे थे, उस पर भी हमने बात की थी कि नोबल गैसेस क्या है। ये एक तरह की इनर्ट गैसेस होती हैं, रिएक्ट करती है, किसी से भी रिएक्ट नहीं करती हैं, बिल्कुल स्टेबल फॉर्म में आसानी से आराम से एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं, ओके। अब इनका भी एक कारण है, क्यों ये एकदम आसानी से इंडिविजुअल से पड़ी होती हैं स्टेबल फॉर्म में, क्यों नहीं रिएक्ट करती हैं। इसलिए नहीं रिएक्ट करती हैं क्योंकि इनके जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं वो पूरे फुल फिल होते हैं इलेक्ट्रॉन से। इनमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है जिसकी वजह से इनको स्टेबल होने की जरूरत पड़े। ऑलरेडी ये स्टेबल होते हैं, मीन्स आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो प्रेजेंट होते हैं, और आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो वो भी फुलफिल होता है। जब कभी किसी एलिमेंट में आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, कुछ ना कुछ कमी होती है, या तो 8 से कम होते हैं या तो 2 से कम होते हैं, तभी वहाँ पर रिएक्टिव एलिमेंट बनते हैं, ओके। अगर आपको डीप में देखना है तो ये आप लोग एयर एंड एटमॉस्फेयर चैप्टर पे देखिए, बहुत ईजी है। तो ये होते हैं नोबल गैसेस। कुल टोटल 6 नोबल एलिमेंट हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ठीक है। ये सारे इनएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यूज़फुल भी बहुत होते हैं नोबल गैसेस। तो एक एक करके जो इनके मेन यूज़ है वो आप लोग जान लीजिए बस। आर्गन किस यूज़ में आता है, तो जो बल्ब होते थे ना पहले वाले, जो बल्ब अब तो सेल्फिल यूज़ करते हो आप लोग, जो आर्गन बल्ब यूज़ करते थे हम लोग 100 वाट का, 200 वाट का, तो उसके अंदर हमेशा आर्गन गैस फिल कर दी जाती थी क्योंकि बहुत ही ये लाइट वेट होती है
और रिएक्ट नहीं करती है बिल्कुल भी, तो इसलिए हम यूज़ करते थे बल्ब में। हीलियम क्या होता है, हीलियम के आप लोग जितने भी बैलून्स यूज़ करते हो उड़ने वाले, उड़ के ऊपर चले जाते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं ना। आप जब मुंह से फूंक के बैलून फुलाओगे तो वो उड़ के ऊपर नहीं जाएंगे रूफ पे, लेकिन जब आप हाइड्रोजन जो हीलियम से भरा हुआ बैलून होगा उसको आप जैसे थ्रो करोगे, छोड़ दोगे, तो वो ऊपर आपके सीलिंग पे आपके वो चिपक जाएगा जाके। तो क्यों होता है, क्योंकि बहुत हल्का होता है, बहुत लाइट वेट होता है ना। तो बैलून फिल करने के लिए भी हीलियम का यूज़ करते हैं। और नियॉन क्या होता है, तो नियॉन का यूज़ हम करते हैं जो साइन बोर्ड होते हैं ना, साइन बोर्ड बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा रिफ्लेक्टिव होता है नियॉन, तो उसमें बढ़िया सा रिफ्लेक्शन मिले, इसलिए साइन बोर्ड में हम हमेशा नियॉन का यूज़ करते हैं। रेडॉन का आप लोगों को बस एक एक दो दो यूजेस पता होने चाहिए, इसके अलग से पूछे जा सकते हैं शॉर्ट नोट में। तो रेडॉन क्या होता है, तो रेडॉन किस यूज़ में आता है, कैंसर ट्रीटमेंट के यूज़ में रेडॉन का यूज़ करते हैं। जीनॉन का यूज़ हम करते हैं फोटोग्राफी में। ये जो होता है ना, फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें जो वाइट लाइट जो प्रोड्यूस होती है उससे बहुत अच्छा फ्लैश आता है, ठीक है। क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन का यूज़ फोटोग्राफी में होता है बहुत फास्ट फोटोग्राफी करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ नोबेल गैसेस के यूज़ थे, इंपॉर्टेंट यूज़ है, बिना इनके काम नहीं चल सकता है। तो वो आप लोगों ने देख लिया, ये शॉर्ट नोट में या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं 1 मार्क्स में। ओके, अब लोग बात करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल के डिफ्रेंशिएशन के बारे में, मतलब प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो कंपैरेटिव स्टडी करेंगे हम दोनों की प्रॉपर्टी की, इजी रहेगा हमारे लिए। ओके, तो मेटलॉइड क्या है, सॉरी मेटल की बात करते हैं। तो सबसे पहले मेटल की बात करते हैं, तो इनमें एक प्रॉपर्टी होती है मेलिएबिलिटी की। व्हाट इज़ मेलिएबिलिटी, तो मेलिएबिलिटी नेचर का मतलब होता है कि आप अगर मेटल को पीट पीट के शीट के फॉर्म में उसको कर लो तो वो क्या बनेगा, शीट का फॉर्म ले लेगा। तो इस प्रॉपर्टी को आप मेलिएबिलिटी कह सकते हो, ठीक है। जबकि आप किसी नॉन मेटल को लोगे, जैसे आपने कोयला ले लिया, नॉन मेटल है, आप उसको पीटोगे तो वो चूर चूर हो जाएगा, पाउडर फॉर्म में आ जाएगा, शीट फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। तो नॉन मेटल में मेलिएबिलिटी नहीं पाई जाती है, जबकि मेटल में मेलिएबिलिटी पाई जाती है। एक और बात, एक्सेप्शनल केसेस आप लोग को बिल्कुल रट के रखना है, ठीक है। हर एक में एक्सेप्शन है, ठीक है। जैसे कि मेलिएबिलिटी मेटल्स में पाई जाती है, बट जिंक में मेलिएबिलिटी नहीं पाई जाती है, वो थोड़ा बिटर नेचर का होता है, ठीक है, क्रश हो जाता है तुरंत। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल स्टेट। तो नॉन मेटल में फिजिकल स्टेट की बात करें तो हमेशा सॉलिड मिलेंगे, ठीक है। लेकिन मरकरी और गैलियम एक्सेप्शन है, मरकरी एंड गैलियम हमेशा लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। आप लोगों ने थर्मामीटर में देखा होगा, मरकरी से तो आप लोग परिचित हैं, उसमें देखा होगा लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ठीक। इधर आप नॉन मेटल में बात करें तो आपको सॉलिड और गैस फॉर्म में मिलेगा जितना भी नॉन मेटल है, बट ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है। ओके, डक्टिलिटी क्या होता है, व्हाट इज डक्टिलिटी, तो डक्टिलिटी का मतलब होता है, मेटल की एक प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी, आप उसको खींचकर वायर बना सकते हो, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं, जो कि मेटल में ही सिर्फ मिलती है, नॉन मेटल में कभी नहीं मिलती है, ठीक है। तो मरकरी और जिंक एक ऐसे एक्सेप्शन है जिनको हम डक्टिलिटी प्रॉपर्टी उसमें नहीं होती है, हम वायर उसका नहीं फॉर्म कर सकते। मरकरी का वायर फॉर्म कर सकते हैं, नहीं फॉर्म कर सकते। जिंक का वायर हम फॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि उसमें वेरिएबल नेचर नहीं होता, मीन्स उसको आप जब खींचोगे तो वो टूट जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट बात करते हैं लस्ट्रस। एक मेटेलिक शाइन होती है, हर एक मेटल में एक मेटेलिक शाइन होती है, उसको कहते हैं लस्ट्रस, ठीक है, जो आपको मेटल में मिलती है। बट यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, सोडियम और पोटेशियम में आपको कभी मेटेलिक शाइन नहीं मिलेगी, नॉन लस्ट्रस होता है। जबकि नॉन मेटल में कभी भी मेटेलिक शाइन नहीं मिलती है, बट एक्सेप्शन के फॉर्म में देखें तो आयोडीन एंड ग्रेफाइट और डायमंड बहुत ज़्यादा लस्ट्रस होते हैं। क्लियर। हार्डनेस की बात करें तो मेटल बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी सोडियम और पोटेशियम एक एक्सेप्शन के फॉर्म में आते हैं जो कि सॉफ्ट मेटल हैं। ओके, नॉन मेटल की बात करें तो डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है। बाकी जितने नॉन मेटल हैं वो सब सॉफ्ट होते हैं। ओके, फिर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी एक ऐसा नेचर है जिसका मतलब होता है उस चीज़ से होकर करंट पास हो जाए, ठीक है। आप लोगों ने जो इलेक्ट्रिक वायर्स वगैरह देखे होंगे वो सब किसके बने होते हैं, अंदर से मेटल के बने होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें होती है कंडक्टिविटी। तो हर एक मेटल में कंडक्टिविटी बढ़िया से बढ़िया होती है, ठीक है। एक्सेप्शन यहाँ पे भी है, टंगस्टन एक ऐसा मेटल है जो पुअर कंडक्टर होता है। बल्ब के फिलामेंट में यूज़ होता था टंगस्टन, और बल्ब के भी फिलामेंट में यूज़ होता है, और कभी हीटर आपने देखा होगा तो उसमें भी ऐसा एक मेटल यूज़ होता है जो पुअर कंडक्टर होता है।
ठीक है, क्योंकि वो अच्छे से बर्न हो सके, जल सके, इसलिए पुअर कंडक्टर होता है, इसलिए उसका भी यूज़ है। तो एक्सेप्शन ध्यान रखना है आपको कि कंडक्टिविटी पुअर होती है टंगस्टन में, अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। नॉन मेटल की बात करें तो केवल एक ऐसा ग्रेफाइट है नॉन मेटल जो गुड कंडक्टर होता है, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। बाकी कोई नॉन मेटल ऐसा नहीं है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए। ओके, सोनोरिटी क्या होता है? आप लोग घंटी बजाते हो, पूजा करते हो, तो घंटी बजाने में क्या होता है? वो मेटल ही तो होता है। तो मेटल को बजाने से एक जो साउंड क्रिएट होता है उसको कहते हैं सोनोरिटी, जो आपको नॉन मेटल में नहीं मिलेगा। आप कभी पेन सेट से स्टॉक करोगे तो वो साउंड नहीं आएगा जो आपको मेटलिक साउंड सुनाई देगा, उसको कहते हैं सोनोरिटी, जो सिर्फ मेटल में मिलता है। इसमें भी एक्सेप्शन है, मरकरी में आपको कभी भी सोनोरिटी नहीं देखने को मिलेगी, जबकि नॉन मेटल में तो कोई भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट बात करते हैं हम जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, हमेशा हाई होता है मेटल का, हमेशा हाई होता है। बट यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम एक्सेप्शन के फॉर्म में होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ओके, अब डायमंड, नॉन मेटल के साइड पे डायमंड और ग्रेफाइट ऐसे दो नॉन मेटल हैं जिनका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ओके, नेक्स्ट है डेंसिटी। मेटल डेंसिटी का मतलब होता है घनापन, मतलब कितना भीड़ है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा क्राउड में सबसे ज़्यादा डेंस एरिया कवर करता है मेटल। ठीक है, एक छोटा सा मेटल भी इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे, इतना डेंस होता है। जबकि जो नॉन मेटल होता है ज़्यादातर पोरस होता है, उसके अंदर एयर भी फील हो सकती है, बहुत ही थोड़ा लाइट वेट होता है ना। लेकिन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो हाई डेंसिटी रखता है। ओके, तो ये हम लोगों ने कंपैरेटिव स्टडी पढ़ ली है। इसमें जितने भी एक्सेप्शन है वो सब हमने इसमें नोट डाउन कर रखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये आप लोग के लिए, ये वाला जो टॉपिक है। ओके, इससे पता नहीं कितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे, शॉर्ट में भी, लॉन्ग में भी आ सकता है, और आपके 1 मार्क्स में भी आ सकता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब ये देखो, हम लोग बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या होता है, पहले तो ये जान लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो हम सामने से उसको देख सकते हैं। ठीक है, हम देख के ही पता लगा सकते हैं कि हाँ इसका रंग रूप कैसा है, और इसमें ठोस है, सॉलिड है या लिक्विड है या फिर कैसा है। तो वो जो चीज़ें हमें ऊपर से दिखाई देती है प्रॉपर्टीज़, उसको कहते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो जब हम उसको केमिकली अंदर जाकर देखेंगे, अंदर उसको सर्च करके देखेंगे, तो उसमें मिलती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, जैसे हम उसके एटॉमिक नंबर की बात कर लें, या फिर हम बात कर लें किससे वो रिएक्ट करता है, एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाता है, वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है। तो जब इस तरह की बातें करते हैं तो उसको कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, अब मेन डिफरेंस क्या होता है मेटल और नॉन मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, ये जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात, जो मेटल में इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल के होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। वहाँ पर जब आप लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखोगे 1 2 3, हमेशा मेटल में जो वैलेंसी मिलेगी आपको 1 2 3 के फॉर्म में ही मिलेगी, इसीलिए इतने ज़्यादा ये रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, जो नॉन मेटल होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में आपको 4 5 6 7 इस तरह से वैलेंसी मिलेगी। ठीक है, वैलेंसी क्या होती है ये आप लोग हमारे लास्ट वीडियो पर एक बना रखा है हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से, उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, तो नॉन मेटल में जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें इस तरह की वैलेंसी आपको देखने को मिलेगी 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पर एक्सेप्शन आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन और हीलियम में कभी भी 4 5 6 7 वैलेंसी नहीं होती है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ही 1 और 2 होता है। ओके, अब जितने भी मेटल होते हैं, ये दोनों बात तो आपको क्लियर हो गई। अब जितने भी मेटल होते हैं उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव एक्शन के होते हैं। जो नॉन मेटल होते हैं उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमेशा एनॉइड यानी कि माइनस के होते हैं, माइनस चार्ज। माइनस चार्ज और प्लस चार्ज का क्या मतलब है, आयंस का क्या मतलब है, कैटायन और एनायन का क्या मतलब है, वो सब कुछ अलग वीडियो में सेपरेट हमने बना रखा है। यहाँ पर हम बात करेंगे तो जो वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। जब भी वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करते हैं कोई भी मेटल, तो अभी हमने लास्ट टॉपिक पे बताया कि क्या देता है, वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। और यहाँ पर जब भी कभी ये लोग रिएक्ट करेंगे किससे, एसिड से, नॉन मेटल, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, एक और बात, मेटल जब भी रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन से तो क्या बनाएंगे, बेसिक ऑक्साइड्स बनाएंगे, और जब नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन से तो वो हमेशा एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे। ये इतनी बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ओके,
नेक्स्ट बात करते हैं कोरोजन क्या होता है। व्हाट इज कोरोजन? तो कोरोजन क्या है? देखो, किसी भी मेटल का जब वो एटमॉस्फेयर से एक्सपोज होता है, खुला रखा रह गया, एटमॉस्फेयर के एयर के टच में आ गया, तो वो धीरे 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 खराब होता रहता है। जब आप लोग देखते हो मेटल कोई खरीद के लाते हो घर पे, तो वो शाइन करता रहता है, उसमें एक अलग शाइन होता है, लस्ट्रस होता है। बट कुछ टाइम बाद आप उसको ठीक से अगर ध्यान ना रखो, वॉश ना करो, अच्छे से क्लीन ना करो, तो वो धीरे धीरे कालापन आ जाता है, उसमें पीलापन आ जाता है, हरापन आ जाता है, तो कोई ना कोई वो कलर दे देता है। ठीक है। और धीरे धीरे अगर आप उसको छुओ ही ना, रखा ही रहने दो, तो कभी ऐसा भी आता है कि वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है। तो मेटल का इस तरह से डिस्ट्रॉय होना कोरेडेड मेटल कहलाता है। ठीक है। और इस प्रोसेस को कहते हैं कोरोजन, जिसके थ्रू वो खराब हो रहा है। ठीक है। तो कोरोजन क्या है? जब मेटल एक्सपोज होता है एयर में, तो मॉइस्चर भी वहाँ पर प्रेजेंट होता है, एयर में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है। इन दोनों से रिएक्ट करके मेटल धीरे धीरे खराब होने लगता है, रिएक्शन करके कुछ अलग सब्सटेंस फॉर्म करने लगता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। अब ये मेटल कॉपर भी हो सकता है, एजी भी हो सकता है, यानी सिल्वर भी हो सकता है, एल्युमिनियम भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, और पी भी हो सकता है। तो ये सारे मेटल कोरोडेड हो सकते हैं। ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, जो मम्मी कॉपर का कोई बर्तन, जैसे कि लोटा वोटा लेके पूजा वूजा करती हैं, तो उसमें आप लोग देखा होगा कि अगर ठीक से साफ़ नहीं किया गया उसको, तो ग्रीन ग्रीन कलर का एक लेयर आ जाता है, या ब्लैकिश कलर का, या फिर थोड़ा थोड़ा करके रेडिश कलर का कलर आता है। तो ये सब क्यों होता है कि एयर की कांटेक्ट में आके वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, कोरोडेड हो रहा है। ठीक है। तो ये कोरोडेड जो कलर कॉपर में आता है, ग्रीन कलर दे देता है, वो क्यों होता है? तो वो कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड बनने की वजह से होता है, यानी CO2 और मॉइस्चर के लगने की वजह से होता है। उससे रिएक्ट करने की वजह से ये कलर दे देता है। कोई भी कॉपर है, ये कॉपर है, ये कलर आपको दे देगा धीरे धीरे करके। ठीक है। इसके अलावा सिल्वर की बात करें, सिल्वर के जो भी आपके यूटेंसिल्स होंगे, वो भी धीरे धीरे करके काले पड़ जाते हैं, है ना, ब्लैक कलर दे देते हैं कुछ टाइम बाद। तो वो भी रिएक्ट करते हैं किससे? जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट सिल्वर सल्फेट वगैरह होता है, सल्फेट होता है, हाइड्रोजन सल्फेट होता है, उससे रिएक्ट कर जाते हैं, तो इस तरह का सब्सटेंस फॉर्म कर लेते हैं। ओके। तो ये क्या है? कोरोजन होता है। रस्टिंग क्या होता है? रस्टिंग भी एक तरह का कोरोजन है। ठीक है। जब कोई आयरन एयर के कांटेक्ट में आके, एयर एंड एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आके खराब होता है, कोरोडेड होता है, तो उसको कहते हैं रस्टिंग। आप लोगों ने आयरन तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, बहुत ही आपका डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। कभी भी आप लोग आयरन का कोई दरवाज़ा देखोगे, या फिर आयरन की कोई भी चीज़ देखोगे, तो आपको जंग लगा हुआ मिल जाता है, ब्राउन कलर का इस तरह का जंग लगा हुआ मिल जाता है, अगर आप उसको ठीक से केयर नहीं करते हो। ठीक। तो इसी को कहते हैं रस्टिंग। जंग मतलब रस्ट। ठीक है। तो क्या है, जब भी ये लोग एयर के कांटेक्ट में आते हैं, तो एयर एंड एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट की वजह से इसमें क्या होता है, रस्ट फॉर्म हो जाता है, जो क्या है, एक तरह का हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। रस्टिंग लगने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एयर भी ज़रूरी है प्लस मॉइस्चर भी ज़रूरी है। दोनों चीज़ें होंगी तभी जंग लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। क्लियर? जो रस्ट होता है बेसिक नेचर का होता है। आप इसको क्रश करके जो ब्राउन वाला पार्ट है उसको अगर आप सेपरेट करो, अलग करो, तो वो आपको बेसिक नेचर का मिलेगा। ठीक है। जो हाइड्रोजन आयरन ऑक्साइड बनता है वो ब्राउन कोटिंग होती है, ब्राउन कलर का भी हमने बताया, उसी को हम रस्ट कहते हैं। और रस्टिंग जो क्या है, आयरन को कोरोडेट कर देता है धीरे धीरे। जितना भी आप रस्ट क्रश करोगे, उसमें से निकालोगे, तो वो दोबारा से आप आयरन उसको नहीं फॉर्म कर सकते हो। ठीक है। वो पूरा डैमेज हो गया। इसे हम कहते हैं कोरोजन आयरन या कोरोडेड आयरन। ओके। तो कोरोजन एक प्रोसेस है। यहाँ पे देखो आयरन है, वो क्या आ रहा है, एक्सपोज हो रहा है जब भी एयर के कांटेक्ट में, तो वो ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट कर रहा है, मॉइस्चर से रिएक्ट कर रहा है, और क्या बना रहा है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन H2O का कोई भी नंबर हो सकता है, इसलिए X लिखा है। बाकी Fe2O3 फॉर्म करता है। ठीक है। ये रस्ट का ही एक फॉर्मूला है। ओके। तो आपको रस्टिंग क्लियर हो गई। यही इसके लिए अब हम लोग एक एक्टिविटी देखते हैं। तो एक्टिविटी में आपके बुक में क्या दे रखा है, एक टेस्ट ट्यूब लिया गया है, उसमें सिंपल डाल दिया गया है कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है। और यहाँ पर एयर नहीं है, बिल्कुल ड्राई एयर है, मॉइस्चर नहीं है, यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का वाटर का कंटेक्ट नहीं प्रेजेंट है, और यहाँ से लॉक कर दिया गया इसको कॉर्क लगा के। नेक्स्ट जो टेस्ट ट्यूब ली गई है, उसमें वाटर के अंदर हमने क्या डाल दिया है, आयरन नेल डाल दिया गया है, जैसे यहाँ डाला था, और यहाँ पर उसको वैक्स से कवर कर दिया गया है, मीन्स एयर के कॉन्टैक्ट में ना आए वो। क्लियर? थर्ड कंडीशन क्या दी गई है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने एक आयरन नेल रखी है, और ये नेल जो है वाटर में डिप्ड है।
ठीक है। ये अनबॉयल वाटर है, यहाँ पर हमने बॉयल वाटर लिया था और एयर का कांटेक्ट भी हो रहा है। तो आप लोग सोचो ज़रा, इन तीनों टेस्ट ट्यूब में ए बी सी, तीनों टेस्ट ट्यूब में किस टेस्ट ट्यूब में की जो आयरन नेल है उसमें जंग लग जाएगा या रस्टिंग हो जाएगी? ठीक, बता सकते हो? तो सोचो और सोच के बताओ। हम बता देते हैं कि ये जो थर्ड वाला है ना, इसी में जंग लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो एयर तो प्रेजेंट है लेकिन मॉइस्चर नहीं है, तो यहाँ पर जंग नहीं लगेगा। यहाँ पर देखो वाटर प्रेजेंट है, मतलब मॉइस्चर प्रेजेंट है, बट एयर का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर वैक्स लगा हुआ है। ठीक है। और जो वाटर है, वाटर भी कैसे किया गया है? बॉयल वाटर लिया गया है। जब भी आप वाटर को बॉयल करते हो तो पूरी की पूरी ऑक्सीजन उससे निकल जाती है। ठीक है। तो वाटर में मिक्स ऑक्सीजन भी नहीं इसको मिल रही है, तो यहाँ पर भी जो आयरन नेल है आपकी सेफ रहेगी, उसमें रस्टिंग नहीं हो पाएगी। बट यहाँ पर कंडीशन ऐसी हो जाती है कि एयर का भी कांटेक्ट मिल रहा है उसको, वाटर भी मिल रहा है, तो यहाँ पर जो आयरन नेल है वो अच्छे से रस्टिंग उसमें लग जाएगी। ठीक है। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी थी। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, मतलब रोका जा सकता है। तो सिंपल हम लोग एक चीज़ तो ध्यान रखते हैं, हमेशा देखते हैं कि जब भी कोई हम लोग डोर होते हैं आयरन के होते हैं तो उसमें पेंट करा लेते हैं। ठीक, तो पेंटिंग एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है जो कोरिजन को, रस्टिंग को से उसको प्रिवेंट कर सकता है। ठीक है। अगर आप पेंट करा के कोई भी आयरन की चीज़ को रखते हो तो वो ख़राब नहीं होगी। ठीक है। दूसरी बात ऑयलिंग। ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा साइकिल की जो चैन वगैरह होती है, टूल्स वगैरह होते हैं, उनमें रस्टिंग नहीं लगती है, रस्टिंग नहीं हो पाती है। क्यों? उसमें क्योंकि ऑयल डाल के रखा जाता है। जब कभी आप लोगों ने बहुत पुराने स्क्रू वगैरह देखे होंगे तो अगर वो नहीं खुल रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला जाता है, फिर उसको खोला जाता है। क्यों? क्योंकि उससे रस्ट उससे हट जाता है, तब वो ईजिली खुल जाता है। तो ऑयलिंग भी एक बहुत अच्छा प्रोसेस है, ऑयलिंग और ग्रेसिंग भी अच्छा प्रोसेस है रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं तो कोल टैप पेंट। जो कोलतार का पेंट होता है, इस तरह का आप देख सकते हो, कोलतार का एक पेंट होता है, वो बड़े लेवल पे किया जाता है। जब कभी बहुत बड़े बड़े से पाइप, गटर के पाइप हैं या फिर सीवर लाइन के पाइप हैं या फिर लोहे के बहुत बड़े बड़े से पाइप होते हैं या फिर कोई क्या कहते हैं शिप होती है, और या फिर बहुत ब्रिज होता है बहुत हाई लेवल का, बड़े लेवल का, तो वो जब बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते हैं एयर से, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम इस तरह का कोल तार का पेंट करते हैं उसमें। ये देखो ब्लैक कलर का कोल तार का पेंट किया जा रहा है, जिससे ये प्रिवेंट हो सकता है और ख़राब नहीं होता। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं इनेमलिंग। इनेमलिंग क्या होता है? तो ये क्या है, एक तरह का सिलिकेट होता है, उसको आयरन के ऊपर हाई टेम्परेचर से लगा दिया जाता है, जिससे वो आयरन ख़राब नहीं होता है। ठीक है। इसको डोमेस्टिक आयरन, जो डोमेस्टिक आपके स्टोव होते हैं, लैंप होते हैं या फिर बर्नर्स वगैरह होते हैं, तो उसमें इस तरह की इनेबलिंग की जाती है कि सिलिकॉन की कोटिंग कर दी जाती है जिससे वो ख़राब नहीं होते। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं मेटलिक कोटिंग। मेटलिक कोटिंग जो है क्या है? गैल्वेनाइजेशन। मेटलिक कोटिंग मतलब कि आप किसी दूसरे मेटल को इसमें इस तरह से कवर कर रहे हो, जैसे आयरन है तो आप किसी और मेटल से उसको कवर कर रहे हो जिससे वो प्रिवेंट हो सकता है। जैसे कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गैल्वेनाइजेशन, अलग से शॉर्ट नोट पे पूछा था। तो उसमें क्या है, एक तरह की मेटलिक कोटिंग यानी जिंक की कोटिंग की जाती है, जिससे आप उस मेटल को एक्सपोज करने के बाद भी मतलब कोरोजन से बचा सकते हो। जैसे आप ये बकेट्स देख रहे हो, इसमें ऊपर जिंक की कोटिंग की गई है, यानी गैल्वेनाइजेशन, यानी जिंक को अच्छे से मेल्ट करके उसमें इसको डिप कर दिया गया है। ठीक है। डिप करने का भी एक प्रोसेस होता है, या फिर एक अब तो स्प्रे वाला भी आ गया है कि स्प्रे से आप गैल्वेनाइजेशन कर सकते हो। इससे बकेट्स ख़राब नहीं होती, कोरोडेड नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टिनिंग। टिनिंग क्या होता है? तो टिन क्या है? टिन एक मेटल है, उसको उसका कोट कर दिया जाता है, मानी मतलब कि मेटेलिक टिन, मतलब कि जो आपका मेल्टिंग वाला टिन होगा हाई टेम्परेचर का, उसमें डिप कर दिया जाता है अपने यूटेंसिल्स को, चीज़ों को, जिससे क्या होता है एक कोटिंग लग जाती है आयरन के चारों तरफ, वो ख़राब नहीं होता। ठीक है। अब ये जो टिन की कोटिंग की जाती है वो हमेशा एडिबल चीज़ों की बॉक्सेस पर की जाती है, मतलब खाने पीने के सामान जिसमें रखने होते हैं, जैसे ऑयल रखना है या फिर वेजिटेबल्स रखना है या फिर मीट वगैरह रखना है, तो इस तरह के जो एडिबल आइटम होते हैं उनको स्टोर करने के लिए जो टिन्स बनाए जाते हैं उनमें टिन की कोटिंग की जाती है। ओके। क्योंकि ये प्रिवेंट करते हैं, मतलब जर्म्स को भी प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक तरह के क्या है, क्रोमोप्लेटिंग है। क्रोमियम एक मेटल होता है,
क्रोमियम, टिन, कॉपर, इस तरह के जो मेटल होते हैं उसको कवर कर दिया जाता है मेटल के चारों तरफ, जो कोरोजन से बचाता है। जैसे आप टैप देखते हो या फिर अपनी मोटरसाइकिल देखते हो, एक बढ़िया सी शाइनी उसमें एक लेयर चढ़ी होती है आयरन के ऊपर, जिससे वो कोरोडेड नहीं होती, ख़राब नहीं होती, थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये इस तरह से मोटर पार्ट्स में या फिर टूल्स वगैरह में कोरोजन को रेजिस्टेंट करने के लिए यूज़ होती है। तो ये हो गया आपका प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग या फिर कोरोजन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज़ मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या होते हैं? मेटलॉइड क्या है? ऐसे एलिमेंट जिसमें कुछ मेटल की प्रॉपर्टी हो और कुछ नॉन मेटल की प्रॉपर्टी हो, उससे हम कहते हैं मेटलॉइड। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने सिलिका देखा होगा, सिलिकॉन, जैसे कि आप बालू देखते हो उसमें भी सिलिकॉन का कंटेंट होता है। तो वो क्या होता है, शाइनी होती है, थोड़ा लस्टरस होती है, लेकिन होती नॉन मेटल है। आप उसको जब पीटोगे तो वो पाउडर फॉर्म ले लेगी। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जिसमें कुछ नेचर होता है मेटल का, कुछ नॉन मेटल का, तो ऐसे एलिमेंट को हम मेटलॉइड कहते हैं। ठीक है, जैसे सिलिकॉन है, बोरॉन है, एंटीमनी है, जर्मेनियम है, और इसके अलावा आर्सेनिक भी है, और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मेटलॉइड हैं। ओके, बस इतना ही आपको पता रखना है। अब बात करते हैं हम यूजेस ऑफ मेटल्स। क्या यूज़ है मेटल के? तो जो इम्पॉर्टेंट यूज़ है, जो इम्पॉर्टेंट मेटल है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि कॉपर है, तो कॉपर एक हाई कंडक्टिविटी रखता है। हाई कंडक्टिविटी मतलब अपने अंदर से बहुत जल्दी इलेक्ट्रिसिटी को पास करा देता है, जिसलिए उसका यूज़ कर देते हैं हम वायरिंग में। वायर्स जितने बनते हैं वो सब कॉपर के ही बनते हैं, या फिर एल्युमिनियम के बनते हैं। एल्युमिनियम भी बहुत अच्छा सा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। बाकी हाउस होल्ड जो यूटेंसिल्स होते हैं वो भी कॉपर के बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग की वाटर बॉटल भी कॉपर की बनाई जाने लगी है। माना जाता है कि अच्छा होता है वाटर उसमें पीना, तो इसलिए यूज़ करते हैं। आयरन का यूज़ तो बहुत ज़्यादा है। आप लोग के चारों तरफ किसी भी जगह नज़र फेर लोगे तो आयरन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यूज़ में मिल ही जाएगा। जैसे टूल्स वगैरह हैं, जितनी भी मशीनरी हैं, पाइप हैं, वो सब आयरन के ही बने होते हैं। डोर बनाए जाते हैं, गेट बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आयरन का। आप लोग बहुत कुछ लिख सकते हो आयरन के बारे में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कि एल्यूमिनियम फॉइल का यूज़ करते हो आप लोग, तो इस फॉइल को बढ़िया से खाने में रैप करने के लिए यूज़ कर लेते हो, पैकेजिंग मटेरियल के फॉर्म में यूज़ करते हो, तो एल्यूमिनियम का भी बहुत यूज़ है। दूसरी बात हमने बताई कि वायरिंग भी एल्यूमिनियम की बना दी जाती है, क्योंकि यह अच्छी कंडक्टिविटी रखता है। ओके, हाउस होल्ड जो यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन वगैरह होते हैं, वो भी हम लोग एल्यूमिनियम के यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि उसमें जो हीट पास होती है बहुत जल्दी होती है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं सिल्वर एंड गोल्ड। तो ये प्रीशियस मेटल है और ज्वेलरी फॉर्म करने में यूज़ होते हैं, क्योंकि महंगे भी होते हैं, ज्वेलरी बनाने में यूज़ होते हैं, कॉइन्स बनाने में यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, वहाँ कैंसर ट्रीटमेंट है, उन सब चीज़ों में भी यूज़ होता है। ओके, मरकरी का यूज़ हम लोग थर्मामीटर में करते हैं। तो मेन यूज़ हमने यहाँ पर बताया है। इसके अलावा आपको जो भी पता हो, जो भी आपने पढ़ा हो अपनी बुक में, वो सब आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। ओके, तो यूज़ हो गया ये मेटल के। अब हम बात करते हैं जिंक का यूज़ क्या है। अभी कुछ एक्सेप्शनल मेटल है, इनका भी यूज़ आप लोग जानो। तो जिंक सबसे पहले तो हम लोग बात की थी किस लिए यूज़ करते हैं, गैल्वेनाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। स्प्रे फॉर्म में भी मिलता है, हमने ये भी बताया था। तो देखो ये मेटल के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं तो अच्छे से वो कवर हो जा रहा है जिंक से, गैल्वेनाइजेशन हो रहा है, जिससे ये कोरोडेड नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा जिंक का यूज़ करते हैं हम ड्राई सेल के अंदर भी। जो रॉड होती है, रॉड तो कार्बन की होती है, उसके अलावा जिंक का भी कंटेनर, ये जो ऊपर का कंटेनर है ना इसका, वो जिंक का बना होता है, तो इसके लिए यूज़ करते हैं। क्रोमियम और निकल का यूज़ किस लिए करते हैं, तो इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज़ करते हैं, हमने अभी बात की थी। नेक्स्ट बात करते हैं लेड। तो लेड क्या है, हम लोग बुलेट्स वगैरह जो बनी हुई देखते हैं वो हमेशा लेड की बनी होती। ठीक है, बुलेट्स वगैरह फॉर्म करते हैं हम लोग। तो ये आप लोग को इतने ध्यान रखने हैं मेटल के यूज़। ठीक है, यहाँ से आप लोग का चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर कोई टॉपिक रह गया हो तो आप प्लीज़ बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपका वो भी टॉपिक कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हमने पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। ओके।